Everybody can see the screen. Screen दिख रही है सबको जो मैं लिख रहा हूँ? Yes. Okay. Yes, sir. The question is check out the dimensional validity of the equation SNth. सर नहीं दिख रही। किसको नहीं दिख रही? सर नहीं शो हो रही। सर नहीं शो हो रही। सर शो हो रही है। मैं एक बार दोबारा इसको आपने कैमरास को पिन तो नहीं किया था, बिकॉज इफ यू हैव पिन द कैमरास तो फिर ये स्क्रीन शो नहीं होगी स्क्रीन शेयरिंग में। सर ठीक है सर, हो रही है शो। सर ये पेपर विजिबल हो रहा है जहाँ पे आपने 2 3 4 9 लिखा। हाँ तो यही तो है पेपर ही, तो यही तो स्क्रीन है, इसी पे तो मैं करूंगा। ओके ओके। SNF is equals to u plus a by 2 2n minus 1. You have to check the dimensional consistency. SNF होता है distance traveled in nth second. nth second मतलब distance traveled in third second, distance traveled in fourth second. Normally आप s को लेते थे, that is distance traveled in t seconds. यहाँ पे t seconds नहीं है, SNF is nth second. Third second में कितना distance travel किया, fourth में कितना किया, fifth में कितना किया. तो अगर मैं SNF का formula लिखता हूँ, this is distance traveled in unit time. सर हाँ जी, सर 2349 के बाद और कुछ नहीं शो हो रहा शीट पे। सर कुछ भी नहीं शो हो रहा। 2 3 सर मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा। 2 3 4 9 सर शेयर कोई ला- शेयर। मैं इसको एंड करके दोबारा से शेयर कर देता हूँ। विजिबल नाउ? सर नहीं अभी सर नहीं अभी शेयर नहीं हुई। किसी को विजिबल नहीं है? यहाँ पे आ रहा सर, है सर वहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट has आ रहा है started started screen that you sharing। have started screen share. सर वो लोड ही हो ही जा रहा है, अभी तक आया नहीं है। पेंसिल आइकन आ गया पर वो स्क्रीन नहीं आ रही। अगर लगेगी नहीं ना आज की क्लास तो कल मॉर्निंग में क्लास लगाएंगे। मॉर्निंग में किसी का स्कूल तो नहीं है? है सर। सर है सर। नो सर। सर सर होगी। विजिबल सर होगी विजिबल। विजिबल अब? यस ओके। SNH होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। L1 t minus 1। L1 t minus 1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u भी यही होगा। एक्सक्यूज मी सर। या बोलो। सर जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया नहीं, जैसे u इनिशियल वेलोसिटी है तो जो मतलब यूजुअल मीनिंग फिजिक्स सिंबल है तो यूजुअल मीनिंग, जब नहीं बताया होगा तो जो नॉर्मल मीनिंग होता है फिजिक्स में वही होगा। ओके सर। Dimensional formula of a by 2 2n minus 1. a by 2 is acceleration, n is time, so L1 t minus 2 ये actual physics का formula ही है, तो it's dimensionally consistent। सर ये भी स्पीड ही होगा क्योंकि वो प्लस हो रहा है स्पीड में। हाँ सर ऊपर आपने SMN is equal to distance traveled in a second का कैसे लिखा फॉर्मूला? ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके सर। हमने तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है सिर्फ। सर बोलो। सर ये a/2 है, इसमें ये by2 कांस्टेंट नहीं होगा? 2 कांस्टेंट होगा ना। नहीं तो सर मैंने ये वाला नहीं पूछा, मैंने L1 t minus 1 वाला पूछा। मैं कह रहा हूँ अगर L1 t minus 1 मतलब कौन सा स्टेप नहीं आया समझिए, ये वाला। यस सर। तो ये तो u का फॉर्मूला nth डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ओके सर। Second is rule out the wrong formula on the basis of dimensional analysis.
First formula is given as y is equals to a sin vt. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? साइन के आगे कौन सी टर्म होती है? सर डायमेंशनलेस थीटा। और ये डायमेंशनलेस नहीं है यहाँ पे। अगर मैं सर सिर्फ वीटी को डायमेंशन, चेक करना पड़ेगा कि वीटी डायमेंशनलेस है कि नहीं। तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होता है L1 t minus 1 into t. सर ये भी यहाँ पे डायमेंशनलेस। A का फॉर्मूला तो सेम होता है एस बाई, तो हमें तो एंगल को चेक करना है सबसे पहले। एस वी टी इज नॉट डायमेंशनलेस, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट, बिकॉज ये एंगल होना चाहिए था, साइन के आगे हमेशा एंगल होना चाहिए था, एंगल शुड बी डायमेंशनलेस। यहाँ पे VT है, VT डायमेंशनलेस नहीं है, एस VT इज नॉट डायमेंशनलेस, therefore inconsistent. Then you have next. सर इसका सी नहीं हो सकता, देखना एक बार। क्या नहीं हो सकता? सर सी पार्ट देखना एक बार, वो क्यों नहीं है? पहले बी सर पार्ट ये भी कोई देख। मतलब ये रिपीट कर दो एक बार, समझ नहीं आया। सी पार्ट। हमने हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए होंगे, यू हैव टू सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आगे टर्म है, मतलब ये वाली टर्म। आप इस टर्म को देखोगे, अगर ये डायमेंशनलेस है तो कंसिस्टेंट है, हो सकता है। अगर ये डायमेंशनलेस नहीं है तो दिस इज नेवर कंसिस्टेंट। तो सबसे पहले इसी को ही चेक करो कि साइन के आगे जो टर्म है दैट इज डायमेंशनलेस और नॉट, साइन कॉस टेन कुछ भी हो। अगर ये डायमेंशनलेस नहीं है तो फॉर्मूला इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये एंगल होना चाहिए था, पर ये इसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L1। सर फिर ये मतलब सॉल्व कैसे किया ये भी बताना एक बार। मैंने VT का फॉर्मूला निकाल लिया, VT का फॉर्मूला m0 L1 t0, तो दिस इज नॉट डायमेंशनलेस, दिस इज नॉट डायमेंशनलेस मींस इट इज इनकंसिस्टेंट। VT एंगल, पूछो। सर वो नहीं समझ में आया सर, वीटी डायमेंशनलेस क्यों नहीं बनी? VT का वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का ही फॉर्मूला बन रहा है ना L1। पर सर वो डायमेंशनलेस आपने बोला था कि वो साइन के आगे जो भी टर्म है वो डायमेंशनलेस होगी। होगी, पर ये नहीं है, तो इसलिए गलत है ना ये फॉर्मूला, फिर इसीलिए तो लिखा इनकंसिस्टेंट। साइन के आगे जो भी है वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला गलत दिया हमें। यही तो चेक करना है फॉर्मूला ठीक है कि गलत है। अच्छा ठीक है सर। तो यहाँ पे VT डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है, इसलिए फॉर्मूला गलत है। B part is y is equals to a sin। अब इसमें ये टर्म डायमेंशनलेस है t by t, यस सर। तो ये कंसिस्टेंट है, बिकॉज y और a तो सेम फॉर्मूला होता है। सर बस एक थीटा ही चेक करना है और नहीं कुछ, मतलब आगे जैसे अगली टर्म जैसे गलत हो y और a, जैसे y और a तो सेम होता है फॉर्मूला, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे a की जगह कुछ और होगा, उसको भी चेक करेंगे। जैसे C पार्ट है, ओके C सर। पार्ट में हमारे पास है y is equals to a by t sin t by, ये इनकंसिस्टेंट है। a का फॉर्मूला होता है L1, a नॉर्मली एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो a जो है इसका फॉर्मूला है L1, तो t by a का फॉर्मूला क्या हो गया? m0 L minus 1 t1, so this is not dimensionless, ये inconsistent है। बट इसमें ये भी नहीं ठीक आ रहा, y का और ये a by t का फॉर्मूला सेम होना चाहिए था, ये भी सेम नहीं है। बट हमें पहले एंगल से ही पता चल गया कि वो ठीक नहीं है, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। इसमें वैसे अच्छा क्वेश्चन सिर्फ एक ही था 8th, बाकी आपके ऐसे ही डाउट आए हैं, जिसको हम ढंग का क्वेश्चन कह सकते थे वो 8th है, एंड 8th इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। सर 8 थी तो हमने डाउट में नहीं दिया, बाकी तो सारे ही दे दिए। लास्ट, सॉरी 8th नहीं, लास्ट वो डी वाला जो फॉर्मूला था, सर यस वो नहीं होगी। यस सर। वो एक अच्छा क्वेश्चन है पूरी असाइनमेंट का।
बाकी तो मैं टाइम पास क्वेश्चन बोलता हूँ। और इतनी फिजिक्स, अगर आप में से कुछ लोगों को फिजिक्स आसान लग रही हो सकती है, उसका रीजन है ये जो चैप्टर है सिर्फ स्कूल एग्जाम्स वाला चैप्टर है, कहीं आता नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में खास। हमारी एक्चुअल फिजिक्स जो है वो काइनेमैटिक्स से शुरू होगी, व्हेन देयर विल बी कांसेप्ट्स, जहां आपको दिमाग भी लगेगा। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं फालतू के। अब जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि ये चैप्टर तो कुछ था ही नहीं, ऐसे ही था ये तो। अब ये तो जेई डायमेंशनलेस, नीट में नहीं आता? नीट में एक क्वेश्चन आता है, जेई मेन में एक क्वेश्चन आता है, वो किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेंगे, कुछ सॉल्व नहीं करना होगा। और आईआईटी में ये आता नहीं है कुछ भी इसमें से, मतलब कुछ है भी नहीं इस लायक आईआईटी लायक। ये डायमेंशनलेस है या नहीं? 2π/t/d सर यस डायमेंशनलेस सर। ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। यस सर यस सर। एंगल, Yes, साइन sir. के आगे एंगल था वो ठीक है, ये भी ठीक है। y और a का फॉर्मूला सेम है, तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। फोर्थ पार्ट, दिस कंसिस्टेंट। मैं पहले 9th ही कराऊं इससे पहले कि ज्यादा पावर की प्रॉब्लम शुरू हो सर ये कैसे कंसिस्टेंट हुआ? बिकॉज साइन के आगे जो टर्म है वो डायमेंशनलेस है। यस सर। डायमेंशनलेस है ना, यहाँ पे भी कॉस के आगे वाली टर्म भी डायमेंशनलेस है। हाँ जी। और y और a का फॉर्मूला सेम है, मतलब ये सेम है, आगे तो ये सारी डायमेंशनलेस टर्म। इसका फॉर्मूला तो m0 l0 t0 ही है। ओके सर। 9th क्वेश्चन देखो, 9th इज गुड, बाकी बाद में करते हैं। 9th इज, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन बाय n इज इक्वल्स टू -d n2 - n1 upon x2 - x1. x1 x2 y1 y2 z1 z2 they always represent distance. हमें यहाँ पे दिया n is the number of particles crossing the unit area perpendicular to x axis in unit time. सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n का? Number of particles crossing unit area in unit time. This basically means number of particles per सर unit सी area, per unit सर area per... सर ये आप दोबारा समझा दोगे? कौन सा? सर ये डी और ये वाला 9। 9 तो भी मैंने शुरू किया यार, डी बाद में देखना अब। ओके सर। n is number of particles per unit area per unit time. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब ये तो एक नंबर है, तो इसका तो फॉर्मूला है m0 l0 t0। एरिया इज l2, टाइम इज t1, तो n का फॉर्मूला आ गया l - 2 t - 1। उसके बाद है n1 and n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n1 और n2 का फॉर्मूला क्या होगा? सर पर आपकी असाइनमेंट में तो आंसर m1 m0 l2 यार मैं आंसर पे पहुंचा हूं, जल्दी किस बात की? अभी तो मैं आंसर पे पहुंचा भी नहीं, अभी तो मैं एक एक क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल रहा हूं। फॉर्मूला तो कैपिटल डी का पूछा, वहां तक तो भी मैं पहुंचा भी नहीं। मतलब वेट तो किया करो ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो n1 और n2 का फॉर्मूला l - 3। उसके बाद हमारे पास है x1 एंड x2 आर द डिस्टेंसेस, तो x1 और x2 का फॉर्मूला l1। तो हमने इस क्वांटिटी को देखो, इसमें हमने n2 - n1 का फॉर्मूला निकाल लिया, x2 - x1 का निकाल लिया, n का निकाल लिया। बताना है d का, तो मैं d को ऐसे लिख सकता हूँ, d कैन बी रिटन एज d इज इक्वल्स टू, माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं है, तो n इंटू x2 - x1 अपॉन n2 - n1। n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला था l - 2 t - 1। x1 x2 is l1, n2 - n1 का फॉर्मूला l - 3, so you get l - 1 t - 1 upon l - 3, तो l2 t - 1। d का फॉर्मूला बताना था हमने, तो इट्स m0 l2 t - 1। उसके लिए पहले आपको सबका फॉर्मूला निकालना था, n1 n2 x1 x2 और स्मॉल n का।
जेई एडवांस में आज तक डायमेंशंस का एक ही क्वेश्चन आया, इसलिए मैं कहता है ढंग का। ये बहुत साल पहले, मतलब आपसे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप तो सब 2004, 5, 6 वाले बच्चे हो गए मैक्सिमम। दिस क्वेश्चन केम इन 1981। नेक्स्ट इज और आपका सर डाउट क्वेश्चन एक बार ये वाला रिपीट कर दो। इसमें आपको एक एक चीज का मतलब समझना है। स्मॉल एन दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो डायमेंशनलेस है, एरिया का फॉर्मूला L2, टाइम का T1। तो पहले n का फॉर्मूला निकाल लिया, n का फॉर्मूला हमारे पास आ गया L-2 T-1। फिर N2N1 इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम मींस L-3 और x1 x2 डिस्टेंस दिया। तो हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया n2 n1 का, x2 x1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके d का निकाला। Then you have fifth, sixth. Find the value of universe. ये तो सर फिफ्थ किसने डाउट बोला? फिफ्थ तो कल क्लास में किया था, ऑपोजिट किया था इसके। हमने कल किया था CGS टू SI, आज मैंने SA टू CGS पूछ लिया कि यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू SI में पता है आपको, तो CGS में निकाल दो। फिफ्थ तो सेम ही क्वेश्चन है जो कल किया था। फोर्थ, फोर्थ में हमें दिया है फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी। यार फोर्स हमारे को दिया 10 न्यूटन, एनर्जी इज 100 जूल्स, SI में वैल्यूज दी हैं, एंड वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। हमने बताना है फाइंड द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। अगर फोर्स, एनर्जी या वेलोसिटी की यूनिट दिया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t-2, एनर्जी इज M1 L2 T-2 एंड वेलोसिटी इज L1 L0 T-1 t-1। सेम मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये तीन वैल्यूज दी हैं। अगर मैं सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय m1 l1 t-2, क्या है बचेगा? लेंथ लेंथ। 10 लेंथ मीटर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। अब लास्ट वाली इक्वेशन देख लो, l1 t-1 इज 5, मतलब l by t इज 5। l की वैल्यू मेरे को पता है 10, तो 10 by t इज 5, तो t विल बी 2 seconds 2 सेकेंड। अब इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लो फर्स्ट और सेकेंड में से। ml by t स्क्वायर इज 10, तो हमारे को लेंथ पता है, t स्क्वायर इज 4 एंड दिस इज 10, तो m कितना आ गया? 4 kg 4 kg। ये फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ। 8th सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दिया न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 100 न्यूटन इन अ सिस्टम व्हिच हैज मीटर, किलोग्राम एंड मिनट एज यूनिट। तो फर्स्ट है तो SI, सेकंड इज अदर सिस्टम, बिकॉज वो जनरल नहीं है कोई भी। SI में मास इज किलोग्राम, लेंथ इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकंड। सेकंड सिस्टम में दिया मास का यूनिट सेम है 1 kg, लेंथ का यूनिट भी सेम है, टाइम इज इन मिनट। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, दिस इज 100। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। कन्वर्जन हम कर रहे हैं फोर्स के यूनिट की। Conversion is done for units of force. And force का dimensional formula m1 l1 t-2। हम फॉर्मूला लगाएं तो n2 is n1 upon m1 by M2 m2 raised to power 1, l1 by l2 raised to power 1, t1 by t2 raised to power -2। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज।
ये तो 1 kg और 1 kg, ये तो 1 ही रहना है. Similarly 1 meter और 1 meter. T2 is 1 minute, मतलब 60 seconds. So 100 into 3600. 3.6 into 10 raised to power 5 units. 100 Newton is 3.6 into 10 raised to power 5 units. सर इसमें वो जो यूनिट्स गिवन है क्वेश्चन में वही डाल दें, वो केजी मीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स सेकंड और 2 माइनस. आंसर आ जाएगा, पर कन्वर्जन का मेथड यही है. ये स्कूल एग्जाम के क्वेश्चन है, इसमें हम मेथड नहीं चेंज करेंगे कभी भी. नहीं मैं कह रहा हूँ जहाँ आपने यूनिट्स लिखे हैं वहाँ पे हम केजी मीटर स्क्वायर मिनट -2 लिख दें. यहाँ पे हाँ लिख सकते हो, वो लिख सकते ओके ओके. हो. नेक्स्ट 7th हो गया. 7th हो गया. सर Yes, थर्ड sir. बता दो पर. Yes, sir. Third. The position of a particle at any instant is given by x is equals to v naught by t 1 minus e raised to power minus 80. Where v naught is constant, a is positive, find the dimensional formula of v naught and a. हमने v naught और a का फॉर्मूला बताना है. सबसे पहले पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको. पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या लॉग होगा, इट्स ऑलवेज डायमेंशनलेस. मतलब 80 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज m0 l0 t0. तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l0 t-1. अब x इज इक्वल्स टू, ये सारी टर्म तो डायमेंशनलेस हो गई, मतलब ये सारी टर्म ये डायमेंशनलेस है. x का और v नॉट बाई t का फॉर्मूला सेम होना चाहिए. Dimensional formula of x should be equals to dimensional formula of v upon t. तो v नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा x is l1 into t1. तो ये थर्ड क्वेश्चन है. सर यहाँ पे ई क्या है? v कोई कांस्टेंट है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया था फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v नॉट बाई, मतलब v नॉट को वेलोसिटी नहीं लेना, v नॉट इज सम अदर कांस्टेंट. तभी v नॉट का Sir? फॉर्मूला. हाँ जी. सर L1 कैसे आया? x तो डिस्टेंस होता है ना, हमें क्वेश्चन में दिया भी, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन इज ऑलवेज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. Yes, sir. Okay, sir. 8 हो गया. कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होता क्या? सर? कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होता है. अच्छा, यूनिवर्सल Sir, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, गैस कांस्टेंट डायमेंशनलेस है. नहीं जर सर जैसे 4 मैंने कब कहा numbers कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है? मैंने तो एक बार भी नहीं मेंशन किया है कि कांस्टेंट क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है. मैंने आपको एग्जांपल दिया, कैपिटल जी कांस्टेंट है पर डायमेंशनलेस थोड़ी है. प्लैंक्स कांस्टेंट है पर डायमेंशनलेस नहीं है. गैस कांस्टेंट है पर डायमेंशनलेस नहीं है. कांस्टेंट कभी डायमेंशनलेस नहीं होता, नंबर डायमेंशनलेस होते हैं. ओके सर. 8th हो गया. 7th समझा दो. 7th में दिया calories unit of heat energy and is equal to 4.2 joules. Suppose we employ a system of units in which unit of mass, length and time are alpha, beta, gamma. तो 4.2 joules की वैल्यू बतानी है. एक हो गया SI, एक अदर सिस्टम. इधर फंडामेंटल यूनिट 1 kg, 1 meter, 1 second. इधर फंडामेंटल यूनिट्स अल्फा kg, बीटा मीटर, गामा सेकेंड. इधर न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 4.2, इधर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है.
फॉर्मूला लगा दो, n2 is equals to n1 n2 m1 by m2 raised to power a, l1 by l2 raised to power b, t1 by t2 raised to power c. abc की वैल्यू बिकॉज कन्वर्जन एनर्जी के लिए है तो abc is 1 2 and -2 2 minus 2 -2, तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 4.2 1 kg upon alpha kg raised to power 1, 1 meter upon beta meter raised to power 2, 1 second upon gamma second raised to power -2. So n2 is equals to 4.2 alpha minus 1 beta minus 2 gamma plus 2. यही आंसर है। 8th हो गया ये कि नहीं हुआ? 8th हो गया सर। नहीं सर 8th भी करवा दो। f is equals to a cos bx plus c sin dt। सबसे पहले तो चारों के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, ये तो वही होगा जो फोर्स का है। ऐसा क्यों? ए और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो फोर्स का है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डायमेंशनलेस होती है या नहीं होती है? होती है। फॉर्मूला तो है m0 l0 t0, मतलब f और a का सेम होगा, f और c का भी सेम होगा। फिर उसके बाद बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, साइन के आगे हमेशा एंगल होता है, तो bx का फॉर्मूला m0 m0 l0 t0, तो b का फॉर्मूला m0 l-1 t0। सिमिलरली dt, ये भी एंगल है, m0 l0 t0, d का फॉर्मूला m0 l0 t-1, और d by b का बताना था, तो t-1 अपॉन l-1, सो l1 t-1। सारी असाइनमेंट ही होगी, बच्चा कौन सा क्वेश्चन? सारे तो कर दिए। सर एक पहली असाइनमेंट का क्वेश्चन 13 समझना था, उस दिन रह गया था सर, जो आपने सबसे पहले। रेवर्बरेशन टाइम मैं प्रीवियस स्लाइड करना। सर वो साइन थीटा वगैरह भी था, वो तब तक समझ नहीं आ रहा था। वो 13 सर क्वेश्चन आपने पहली पहली असाइनमेंट का। असाइनमेंट के क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने थे। हाँ जी रेवर्बरेशन टाइम का क्वेश्चन था 13 शायद। सर, मैं बताता हूँ। मैं खोल रहा हूँ बताने। सर हमने डी के नीचे क्या लिखा है? d अपॉन b। सर फर्स्ट असाइनमेंट में 11 क्वेश्चन ही है। सर उसका वो लास्ट क्वेश्चन था, वो a ब्रैकेट में था y इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा क्वेश्चन है। गलत ही है, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये तो डायमेंशनलेस है, ये डिस्टेंस है, तो कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं? इधर का फॉर्मूला आ गया m0 l0 t0, इस साइड का फॉर्मूला है l1, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट। सर इज इक्वल टू इधर लिखा हुआ है a sin x डिवाइडेड बाय t। वो b पार्ट है, y इज इक्वल्स टू a sin x by t। अब x by t को देखो, x इज l, ये होना चाहिए डायमेंशनलेस, पर इसका फॉर्मूला तो बन रहा है वेलोसिटी वाला, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट। ओके x सर, करना है होना चाहिए ना। ओके सर। बी पार्ट सर, को डिलीट करना, वॉइस करें। कौन सा? बी पार्ट ये वाला, सर ये पार्ट, ये एंगल है, चेक करो इसका फॉर्मूला। साइन के आगे एंगल होता है नहीं, x by t का फॉर्मूला वही है जो एंगल का है। यस सर। कहाँ वही है? x by t का फॉर्मूला है l1 t-1, एंगल का होता है m0 l0 t0, सो दिस इज रॉन्ग, ये फॉर्मूला गलत है। सर इसी असाइनमेंट का 9th करवा दो। सर एक 6th भी था फर्स्ट असाइनमेंट का। सर फर्स्ट असाइनमेंट का 9th क्वेश्चन। सर 6th और 8th करवाना। सर 11 सर 9th क्वेश्चन था इसका। 6th 8th 9th और सर 8th आपने करवा दिया था उस दिन। 6th and 9th
Sixth is height to which liquid can rise in a capillary tube is 2t cos theta over r square rho g t is tension. Check the consistency. Inconsistent है वैसे तो ये relation. चेक कर लेते हैं हम बट RHS को सॉल्व करो सर. LHS तो हमें पता ही है, it's L1 हाइट है वो. R square rho g. Surface tension is force per unit length. M1 L0 T minus 2. Cos theta is dimensionless. उसको कुछ नहीं करना. R square is L square. Density is mass over volume. So M1 L minus 3. And G is acceleration due to gravity. L1 T minus 2. So this comes out to be M0 L0 T0. राइट हैंड साइड का फॉर्मूला आ रहा है M0 L0 T0. LHS है हाइट. M0 L1 T0. दोनों साइड का फॉर्मूला अलग है, implies inconsistent. गलत है ये इक्वेशन. हाँ जी पूछो. न्यूमरेटर में आपने डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे किया? R स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L2. न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में 2 को छोड़ दो, cos थीटा को छोड़ दो. सरफेस टेंशन का लेना है और सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. Force per unit length means M1 L1 T minus 2 divided by L1. It's M1 L0 T minus 2. ओके सर. बस हो गया. और था इसका आपका 9th. सर 8th क्वेश्चन. 8th तो कल किया है. पहले फॉर्मूला ड्राइव किया हमने. Rate of flow of liquid through a tube. जिसमें मैंने कहा था कि P और L को अलग अलग मत लेना, P और L को एक साथ ही लेना. If two system of units, relation between velocity and acceleration is दो सिस्टम्स में एक्सेलरेशंस और वेलोसिटी में रिलेशन दिया. हमने मास लेंथ और टाइम में रिलेशन निकालना है. M2 by M1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास इज F2 by A2 upon F1 by A1 लिख सकता हूँ. ठीक है, न्यूटन्स लॉ. M2 by M1 is F2 by F1 into A1 by A2. F2 by F1 किसके इक्वल होगा? 1 upon E tau. A1 by A2 A1 by A2 किसके इक्वल होगा? यहां से देखो, ये भी सेम. तो M2 by M1 की वैल्यू आ गई. अच्छा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर रिलेशन दिया, लेंथ में निकाल सकते हो. मैं एक्सेलरेशन या टाइम में, एक्सेलरेशन इज A2 इज A1 इज V1 by D1. तो मैं लिख सकता हूँ that T2 इज तो T2 by T1 will be equals to इसकी वैल्यू निकालो. बस ऐसे करना था आपने. सिमिलरली मास का आ जाएगा. सर एक बार शुरू से समझा दो, 9th समझ नहीं आया. हमें फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन दिया है, मास में निकालना है. तो मास इज फोर्स ओवर एक्सेलरेशन. तो अगर F2 और A2 दिया है
तो m2 by m1 क्या हो जाएगा, f2 by a2 upon f1 by a1। तो f2 by f1 की वैल्यू भी पता है, a1 by a2 की भी पता है। फिर ओके सर। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, वहां से टाइम का रिलेशन आ जाएगा। अब लेंथ का कैसे निकालोगे, लेंथ का L2 और L1 में रिलेशन कैसे निकालेंगे, L2 और L1 में हमें ये दिया V2 is equals to V1 into E square by tau। V2 is आपने T2 T1 का जो ये रिलेशन निकाला है इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देना, तो L2 by L1 भी आ जाएगा। सर एक थ्योरी का क्वेश्चन था पूछो। सर, वो पढ़ा है, पिक्चर सेंड कर दूं ग्रुप में कि वो तो रीड अलग कर? से पूछ लेना, अलग से पूछ लेना मेरे को, अगर आपका ओके इंडिविजुअल डाउट है तो। ओके सर। सो नेक्स्ट इज पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस लिखने हैं, बोर्ड तो चल नहीं रहा, तो वी शुड डू बेसिक थ्योरी जिसमें सर ज्यादा। सेकंड असाइनमेंट के भी डाउट्स बता दो। सेकंड के तो कल किए हैं सारे। नहीं सर, एक दो रहते थे शायद। सेकंड के कौन से रहते थे? 5th और 10th बता दो एक बार। सेकंड के 5th और 10th जो दो 10 तो मैंने कल होमवर्क में दिया था, किया ट्राई, मेरे को भेजना जरा क्लास के बाद। ये मैंने कल बताया था कैसे करना है, सॉल्व तो नहीं करूंगा ना, मैंने पहले बोला था स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। आगे आगे जाओगे तो देखना, स्पून फीडिंग नहीं, मेथड बताऊंगा, फिर आप मेरे को ट्राई करके दिखाओगे, नहीं निकलेगा तो मैं करूंगा। तो ऐसे नहीं है कि सारी सारी असाइनमेंट मेरे से सॉल्व कराओगे आप। तो आप 10th क्वेश्चन पहले ट्राई करो, जैसे कल बताया था, मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू पावर a, एक्सेलरेशन रेज़ टू पावर b, फोर्स रेज़ टू पावर c, abc की वैल्यू निकालो। फिर एंगुलर मोमेंटम को भी ऐसे ही, और फिर यंग्स मॉडुलस को भी ऐसे ही। सर 10th हो गया था सॉल्व। अब बट जिसका नहीं हुआ मैं उनको बोल रहा हूँ कि पहले ट्राई करो, मेरे को सोल्यूशन भेजो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। पर आपने कहाँ ट्राई किया वो भी देखना है मेरे को। ऑनलाइन क्लास का ये मतलब नहीं है कि आप खुद नहीं करोगे मैं सारे करूंगा, बिकॉज अभी आपने सारे डाउट्स बता दिए। आगे से आप जो असाइनमेंट मेरे को सेंड करोगे, मेरे को आपका चाहे गलत निकला है, मेरे को उसका मेथड देखना है, आपने कैसे गलत किया उसको। बिकॉज जब तक मैं वो नहीं देखूंगा मेरे को पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। इसलिए आप मेरे को सब सोल्यूशन इसीलिए भेजो ताकि मेरे को पता चले आप कहाँ पे गलती करते हो क्वेश्चंस में। सर वो उस पे ऐप पे ही अपलोड कर देते हैं कि आपको पर्सनली भी व्हाट्सएप पे सेंड करना? पर्सनली भी भेज सकते हो मेरे को, कोई इशू नहीं है, आप मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हो। खास करके जो आपके नहीं निकल रहे क्वेश्चन वो तो पर्सनली भेज सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने इस पॉइंट तक किया है तो इसके आगे कहाँ कैसे करना है, ओके बिकॉज सर। तभी मेरे को पता चलेगा ना आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। नेक्स्ट यू राइट। सर हाँ जी। सर एक आपने कल क्वेश्चन दिया था, उसके आंसर्स क्या हैं? कौन सा? सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट वाला। हो गया सॉल्व? हाँ जी सर। भेज दो मेरे को, सोल्यूशन में चेक कर दूंगा। ऐसे आंसर ओके नहीं सर। आता है बट भेज सकते हो मेरे को। ठीक है, राइट थ्योरी लिख लो थोड़ी सी आज, बिकॉज लाइट तो आ नहीं रही। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। Different types of variables and constants. Different types of variables and constants. हम फिजिक्स में लेते हैं कि 4 तरह की टर्म्स यूज होंगी, पहले इसको समझ लो फिर डेफिनेशन सीख लेते हैं। मतलब यहाँ तो हमारे पास ऐसी टर्म्स होंगी जो डायमेंशनल है। डायमेंशनल मतलब उनका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला है, m0 l0 t0 नहीं है। और दूसरी होंगी जो नॉन डायमेंशनल है, जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, m0 l0 t0 है। इनकी फर्दर 2 कैटेगरीज, डायमेंशंस हैं पर वैल्यू कांस्टेंट है, डायमेंशंस हैं पर वैल्यू वेरिएबल है। सिमिलरली इधर नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स।
डायमेंशनल कांस्टेंट्स मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला है पर वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट्स आ जाते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट एटसेट्रा। फिजिक्स में जो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं इनका डायमेंशनल फॉर्मूला है पर इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। डायमेंशनल वेरिएबल इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटीज आएंगी, फिजिक्स में हम इन्हीं के साथ ही ज्यादा डील करेंगे। डायमेंशंस हैं और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे फोर्स, फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनर्जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्रेशर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये सब जो है डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है बट इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इट कैन हैव एनी वैल्यू। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स डायमेंशनलेस है पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका एग्जांपल डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l0 t0 बट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एंगल, थीटा, और कौन सी क्वांटिटी पड़ी थी जो डायमेंशनलेस थी? सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, स्ट्रेन भी पढ़ा था, डेल्टा एल ओवर एल, डेल्टा वी ओवर वी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं है बट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दे आर नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। और नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब नंबर्स, कांस्टेंट वैल्यूज, पाई, Hi. 1, सो इस तरह की चीजें। सो यू कैन राइट different types of variables and constants. So you can write on the basis of dimensions. On the basis of dimensions, we can classify into four categories. We can classify into four categories. First is dimensional variables. Dimensional variables. The physical quantity which possess certain dimensional formula. Physical quantities which possess certain dimensional formula but can have variable values. Sir, can you please repeat? The physical quantities which possess certain dimensional formula but can have variable values. For example, speed, acceleration, force, energy, etc. Excuse me, sir. हाँ जी, सर आप असाइनमेंट थोड़ा जल्दी भेज दिया करो, बाकी क्लासेस भी होती हैं फिर। ठीक है. So you can write next. Dimensional constants. Dimensional constants. The quantities which possess certain dimensional formula but their value is constant. For example, gas constant,
universal gravitational constant, gas constant, universal gravitational constant, Planck's constant, etc. Next is non-dimensional variables. Non-dimensional variables. The quantities which have no dimensional formula, there is dimensionless. No dimensional formula, there is dimensionless. And the value is variable. And the value is variable. And the value is variable. For example, angle, strain, relative density. Relative density क्या होती थी? Relative density हम किसको बोलते हैं? So density with respect to water की density में. Density of any substance over density of water. So it's also dimensionless variable. Relative density, etc. Angle, strain, relative density, etc. सर फिजिक्स के पेपर में कितने नंबर की थ्योरी आती है? थ्योरी आप किसको बोलते हो? मतलब डेरिवेशंस? डेरिवेशंस के मतलब किस पेपर की पहले तो बात, स्कूल कौन सा है आपका? बिकॉज जलंधर में स्कूल के हिसाब से पेपर आता है, आपका स्कूल कौन सा जिसने क्वेश्चन पूछा था? सर संस्कृत के हम. संस्कृत के हैं, ये आपके स्कूल का पेपर रद्दी होता है बच्चों वाला बिल्कुल. थ्योरी आएगी 50 नंबर की, 20 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे. ओके सर. जलंधर में सिर्फ 2 स्कूल्स का पेपर रिलेटिवली थोड़े अच्छे लेवल का होगा, एक एमजीएन अर्बन स्टेट का और एक एपीजे का. एपीजे में भी मतलब आप एज्यूम कर सकते हो कि 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे होंगे, 50 मार्क्स नॉर्मल होगा. एमजीएन का अच्छे लेवल का पेपर होता है. बट स्कूल एग्जाम्स के लिए अगर बात करोगे, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव की बात करोगे तो जेई मेंस में 80% न्यूमेरिकल्स 20% थ्योरी. नीट में भी यही रेशो, 80% न्यूमेरिकल्स 20% थ्योरी. जेई एडवांस में 100% न्यूमेरिकल, कोई थ्योरी नहीं आती जेई एडवांस में. सो आईआईटी का एग्जाम अगर प्रिपेयर करना है तो न्यूमेरिकल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज कुछ थ्योरी का नहीं पूछेंगे वो. 12th के बोर्ड की बात करोगे तो डेरिवेशन सिर्फ 5-6 मार्क्स की आती हैं, बाकी सारा कंसेप्चुअल पेपर होता है. न्यूमेरिकल्स भी होते हैं रफली 28 मार्क्स के, 20 to 28 के 70 में से. तो ज़्यादा कंसेप्चुअल पेपर होता है जिसमें आपके कंसेप्ट्स चेक करेंगे वो. ओके सर. स्कूल में अच्छा पेपर नहीं आता. So we can write dimensionless constants. The quantities which are dimensionless, the quantities which are dimensionless and have constant values. Quantities which are dimensionless and have constant values. For example, pi और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e. जैसे पाई की वैल्यू आपने याद सर रखी हुई, डायमेंशनलेस के बाद क्या था? एंड वैल्यू इज सर कांस्टेंट. डायमेंशनलेस. एंड वैल्यू इज कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू आपने याद रखी हुई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी याद रख लो. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की वैल्यू होती है 2.716. जैसे आपने पाई को पढ़ा था 22/7 या 3.14, वैसे ई की वैल्यू भी याद रख सकते हो.
Next is सर क्या limitation वैल्यू है? 2.716. Limitations of dimensional analysis. Limitations of dimensional analysis. मतलब इसमें हमने applications की कि हम क्या कर सकते हैं. Limitations का मतलब है हम क्या नहीं कर सकते dimensional analysis में. Limitations क्या है इसकी? We cannot get the value of constants. Constant की value नहीं निकाल सकते. और एक हो गई. और ज्यादा टर्म्स वाले उसको सॉल्व नहीं कर सकते सर, जिसमें 2 से ज्यादा 4 से ज्यादा टर्म्स आ जाए तो वो सॉल्व नहीं होता Three इससे। powers can be solved. सर सेम डायमेंशनल जिनका फॉर्मूला होता है वो फिर काफी आ जाती है ना, इनका सेम होता है, मतलब फर्क नहीं था इनमें। cannot differentiate between two quantities having same dimensional formula. Dimensional consistency never implies numerical consistency also because constants का role नहीं है. Equation dimensionally ठीक हो सकती है पर numerically गलत भी हो सकती है. दो physical quantities जिनका dimensional formula same है उनमें differentiate नहीं कर सकते. You cannot derive relations involving trigonometric exponential log functions. इनको हम डायमेंशनल मेथड से ड्राइव नहीं कर सकते. अगर किसी इक्वेशन में साइन कॉस टैन आ रहा है, लॉग आ रहा है, e raised to power some value आ रही है, so they cannot be derived using method of dimensions. अगर फिजिकल इक्वेशन के अंदर दो से ज्यादा पार्ट्स हैं, मतलब जैसे s ut plus half at square किया था उसमें 3 पार्ट्स थे. अगर किसी इक्वेशन में दो से ज्यादा पार्ट है तो यू कैनॉट ड्राइव यूजिंग नॉर्मल मेथड ऑफ डायमेंशंस. अगर मैकेनिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है तो यू कैनॉट सॉल्व इट यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस बिकॉज हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो गए, इक्वेशंस 3 ही बनेंगी. सो आप वही रिलेशंस ड्राइव कर सकते हो जिसमें फिजिकल क्वांटिटी 3 और फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है. 4 पे होगी तो फिर 4th का रिलेशन आपको दिया होगा, जैसे हमने असाइनमेंट में किया था कि ऑलरेडी दे दिया था T is inversely proportional to volume या pressure is V is inversely proportional to length. एक फैक्टर पहले से दे देंगे वो. So you can write limitations of dimensional analysis. First you write in dimensional analysis we cannot differentiate between two physical quantities. We cannot differentiate between two physical quantities having same dimensional formula. We cannot differentiate between two physical quantities having same dimensional formula. Second is dimensional consistency never implies dimensional consistency of a relation never implies that it is numerically correct So please repeat. dimensional consistency of relation never implies that it is numerically correct, but numerically consistent relations must be dimensionally correct also. Numerically consistent relations must be dimensionally consistent also. मतलब dimensionally consistent है तो numerically गलत हो सकता है, numerically ठीक है तो dimensionally भी ठीक ही होगा. Dimensionally correct also बोलेंगे consistent. एक ही बात है ना, वो तो consistent या correct mean same thing. Next is in driving the relations between physical quantities.
in deriving the relations between physical quantities. In deriving the relation between physical quantities. We cannot find the value of constants. We cannot find the value of constants. Next. We cannot derive the physical relations in which trigonometric, log, or exponential functions are there. We cannot derive the physical relations in which trigonometric, exponential, or log functions are there. Trigonometric, exponential, or log functions are there. Next. A physical relation involving three or more than three parts. Physical relation involving three or more than three parts cannot be derived by method of dimensions. Cannot be derived by method of Sir, dimensions. please, can Involve. you repeat? Physical relations involving three or more than three parts cannot be derived by method of dimensions. Physical relations involving three or more than three parts cannot be derived by method of dimensions. सर 3 वाला ड्राइव नहीं हो सकता? नहीं, s is equal to ut plus half at square में तीन ही पार्ट थे ना, तो हमें assumptions के साथ करना पड़ा था. ओके सर. Next, in mechanics, if a physical quantity depends on more than three other physical quantities, if a physical quantity depends on more than three other physical quantities, then relation cannot be derived. Then relation cannot be derived by method of dimensions. Relation cannot be derived by method of dimensions. सर सर प्लीज रिपीट कर दो. If a physical quantity, in mechanics, if a physical quantity depends on more than three other physical quantities, then relation cannot be derived. Then relation cannot be derived by. Relation cannot be derived by normal method of dimensions. So ये तो normal methods हो गए कि हमने कैसे measure करना है. क्या नहीं कर सकते हम dimensional analysis से. नेक्स्ट इस चैप्टर का जो पार्ट आता है दैट इज मेजरमेंट टेक्निक्स, कि आपने मास मेजर करना है. तो मास मेजर करने के लिए सबसे कॉमन डिवाइस कौन सी यूज होती है? मास मेजरिंग डिवाइस कौन सी? जो स्केल होता है वेट मेजर करने का. तो क्या होता है वो एक्चुअल में स्केल जो होता है? प्रिंसिपल क्या होता है उसका? आप मार्केट से अगर सामान लेने गए तो आपने देखा कि शॉपकीपर ने मेजर किया मास, तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ग्रेविटेशनल पुल. ग्रेविटेशनल पुल. ग्रेविटेशनल पुल से होगा क्या, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे मेजर कर लेता है मास? उस पे प्रेशर पड़ता है, लाइक उसकी जो प्लेट होती है उस पे प्रेशर पड़ता है. उस पर प्रेशर पड़ता है, फोर्स लगाई, तो फिर क्या होगा?
उससे क्या तो होगा? उसके अंदर जितनी क्वांटिटी होती है वो मेजर करेगा वो। वो ठीक है, पर कैसे, वो मैं पूछूं कैसे मेजर करेगा? कंपेयर करेगा, वेट्स के साथ कंपेयर करेगा। तो कौन कंपेयर कर रहा है वहां पे बैठ के? सर वो इलेक्ट्रिकल वेटिंग मशीन होती है। इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन होती है वो ठीक है, पर मैं इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन का भी प्रिंसिपल तो होगा ना। अच्छा, टाइम के साथ वो ज्यादा वेट दिखाएगी या कम दिखाएगी? वेइंग मशीन आपने रेलवे सेम स्टेशन पे देखी है? वो कॉइन डालो सर और वो आपका करता है। सर उसके अंदर वो स्प्रिंग्स वगैरह से डिफ्लेक्शन टाइप नहीं होती? स्प्रिंग्स लगे होते हैं रेलवे स्टेशन वाली मशीन के। घर में जो वेइंग स्केल है वो, अगर आप घर में वेइ करते हो अपना मास, तो वेइंग स्केल का प्रिंसिपल होता क्या है? बेसिकली वो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके नीचे स्प्रिंग्स लगे होते हैं, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। जब इसके ऊपर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के वेट के कारण ये स्प्रिंग्स जो हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे। तो इसमें एक जो इलेक्ट्रिकल आप कह रहे थे, इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन की होती है। इलेक्ट्रिकल कैलिब्रेशन का मतलब है ऑलरेडी ये कैलिब्रेटेड है, और इसका कंसेप्ट होता है, कैलिब्रेशन की होती है कि मतलब अगर ये 0.1 मिलीमीटर कंप्रेस हुए तो कितना वेट शो करना है, 0.2 मिलीमीटर कंप्रेस हुए तो कितना वेट शो करना है। तो बेसिकली वो स्प्रिंग कितने कंप्रेस हुए वहां से वो रीडिंग पे वेट शो हो जाता है। अब मैं पूछ रहा हूँ, यूज के साथ ये ज्यादा वेट दिखा सकता है? तो इसमें जीरो एरर निकालना पड़ता है टाइम के साथ बार बार। अगर मैं इसमें जीरो एरर को रिमूव ना करूं तो इसमें एरर आना शुरू हो जाएगा। जैसे रेलवे स्टेशन की जो वेइंग स्केल है उसमें एरर आना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपके, अगर मैं किसी चीज को, स्प्रिंग को डेली कंप्रेस करता हूँ तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप किसी स्प्रिंग को रोज स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं किसी चीज को रोज कंप्रेस करता हूँ, उसके ऊपर रोज लोग खड़े होते हैं स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर, तो इसके स्प्रिंग परमानेंटली कंप्रेस हो जाते हैं थोड़े से। मतलब आपके खड़े होने से पहले ही मान लो वो 0.05 मिलीमीटर कंप्रेस थे, आपके खड़े होने से और कंप्रेस हो गए, तो ये एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा रीडिंग बताएगा या कम बताएगा? ज्यादा। ज्यादा। ऑलरेडी कंप्रेस, खड़े होने से पहले से ही कंप्रेस था, तो वेइंग स्केल में एरर आपको निकालना पड़ता है। आजकल इलेक्ट्रिकल है तो वो बटन ही दिया होता है जस्ट कंप्रेस, तो वो ऑलरेडी कंप्रेशन जो होता है उसके कारण जो रीडिंग है उसको रिमूव कर देता है। सर अगर हम खड़े होते हैं तो वो कंप्रेशन आ जाता है, तो फिर वो कंप्रेशन ऐड करने की जरूरत क्या होती है? कंप्रेशन ऐड करने की जरूरत क्या होती है मतलब? आप कह रहे हैं ना कि वो पहले से कंप्रेस्ड होता है, मतलब। मान लो आपके खड़े होने से कंप्रेस होना था इसने से 3 मिलीमीटर, पर ये ऑलरेडी 0.05 है, तो मशीन को तो यही लगेगा ना कि आपके खड़े होने से 3.05 मिलीमीटर कंप्रेस हो गया। मशीन तो उस अकॉर्डिंगली रीडिंग बताएगी, जबकि आपने 3 मिलीमीटर कंप्रेस किया था, 0.05 वो ऑलरेडी था। तो इसलिए इस एरर को रिमूव करना पड़ता है पहले, कि वो सिर्फ आपके खड़े होने से जो कंप्रेशन है उसी को कंसिडर करे, जो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है उसको ना देखे। अब ये तो नॉर्मल हो गया। और कौन सा बैलेंस यूज हो सकता है? लैब में कौन सा बैलेंस यूज होता है? फिजिकल बैलेंस पता है क्या होता है? नो सर। रद्दी वाले को देखा कभी? वो कैसा यस बैलेंस ले? सर। सर वो तो अपने हाथ से ही, मतलब वो एक तरह से वो स्केल होता है सर, उसी से करता है। वो इस तरह का बैलेंस लेके आता है। यस सर। आपकी फिजिक्स लैब में भी यही बैलेंस पड़ा होगा वे करने के लिए। ओके सिर्फ हाथ सर। में नहीं पकड़ना, वो फिक्स्ड किया होता है, ग्लास बॉक्स के अंदर होता है, बिकॉज एक्यूरेट रीडिंग लेनी है। ग्लास बॉक्स के अंदर रखा होता है सर ताकि, वो जो पर रद्दी वाला होता है वो तो हाथ में पकड़ के ही करता ना। बिकॉज फिजिक्स में आपको एक्यूरेट रीडिंग लेनी है, रद्दी वाले ने एक्यूरेट रीडिंग नहीं लेनी। रद्दी वाले का बैलेंस वैसे भी फॉल्स बैलेंस होता है। फिजिक्स लैब में जो बैलेंस होगा ना उसमें L1 L2 सेम होते हैं, मतलब यहाँ से सस्पेंडेड है, L1 L2 सेम होंगे। फिजिक्स का जो बैलेंस है उसको हम ट्रू बैलेंस बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि
इधर अगर मान लो आपने एक वेट रखा से W1, अब दूसरी साइड वो न्यूज़पेपर रख रहा है इधर, ये बैलेंस तब होगा जब W1 इंटू L1 की वैल्यू ये बैलेंस होगा when W1 into L1 will be equals to W2 into L2। इधर W1 वेट रखा था, इधर W2 न्यूज़पेपर रखी, तो ये बैलेंस हो गया। अब वो फॉल्स बैलेंस क्यों यूज करते हैं? मान लो उसने जिस साइड वेट रखा L2 ये L1 से ज्यादा है, लैब में तो L1 L2 इक्वल होते हैं, W1 by W2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ L2 by L1। अगर L2 L1 से ज्यादा है तो W1 will be greater than W2। W1 by W2 is equals to L2 by L1। So if L2 is greater than L1, ये रेशो greater than 1 आएगी, तो W1 W2 से ज्यादा होगा। अगर L1 को ज्यादा कर दें तो क्या होगा? W1 L1 W2 L2। W2 will be greater. If L1 is greater than L2, so we can say W1 by W2 is L2 by L1 and this will be less than 1। W2 W1 से ज्यादा। W2 क्या था? इधर न्यूज़पेपर रखी थी, इधर वेट रखा था, मतलब अगर इधर 1 kg वेट रखा, W2 W1 से ज्यादा है, इधर मान लो आपको 1.1 kg न्यूज़पेपर रखनी पड़ेगी तो बैलेंस होगा। मतलब वो आपको पैसे तो 1 kg के देके जाएगा पर न्यूज़पेपर 1.1 kg ले जाएगा आपसे, बिकॉज उसका बैलेंस ही फॉल्स बैलेंस है। आपने अगर ट्राई करना है कि रद्दी वाले का बैलेंस ट्रू बैलेंस है या फॉल्स बैलेंस है, गली में किसी को रोकना, उसको न्यूज़पेपर देना, फिर उसने जिस साइड वेट रखे हैं उसको बोलना इधर न्यूज़पेपर रख, दूसरी साइड वेट रख, बिकॉज उसको पता है, उसको फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं आता, उसको पता है वो किस साइड वेट रखेगा और तो उसको ज्यादा न्यूज़पेपर मिलेगी। अगर आप इंटरचेंज कर दोगे तो उसको पैसे 1 kg के देने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर उसको 1 kg से कम मिलेगी, सो इसलिए वो कभी भी इंटरचेंज करने मानेगा नहीं। सो उनका बैलेंस ही फॉल्स बैलेंस होता है। फिजिक्स का ट्रू बैलेंस है, अगर L1 L2 इक्वल है तो W1 और W2 भी इक्वल आएंगे। इसको कहते हैं, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मूवमेंट ऑफ वेट्स, या इसको टॉर्क भी कह सकते हो कि W1 into L1 इज द टॉर्क। सो दोनों साइड से इक्वल टॉर्क लगेगी तो ये बैलेंस होगा, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होगा। सो ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो एक तो स्प्रिंग बैलेंस हो गए, ये तो नॉर्मल हो गए। नॉर्मल हो गए मतलब आपको थोड़े बहुत मास मेजर करने हैं, 5 किलो 10 किलो 50 किलो 100 किलो ऐसे, बट अगर आपको ज्यादा मास मेजर करना है तो कैसे करोगे? ज्यादा मास मतलब जैसे जैसे मैं बोलूं अर्थ का मास, तो अर्थ का मास कैसे निकाला होगा, या सन का मास? तो ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का मास कैसे निकालते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का मास अर्थ को किसी ने उठा के तो देखा नहीं होगा। सर थीटा वगैरह लगा के शायद। थीटा कहाँ लगाऊं थीटा? सर जैसे मतलब हम उन्हें जैसे हमने आगे सर जैसे लेंथ वगैरह फाइंड करके किसी तरीके से अगर हो सकता था, तो थीटा का यूज करके शायद किसी तरीके से निकल सकता हो। पार्सेक कैसे, कोई और बता रहा था? पार्सेक से शायद। मान लो ये अर्थ है, इसका मास है m, अर्थ के पास एक छोटी सी बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, अर्थ का रेडियस है r। अर्थ इस बॉडी को कितनी फोर्स लगाएगी? GMM by R square। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है सबने? यस सर। यस सर। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपका वेट होता है,
mg। तो बेसिकली g कितना आ गया, तो मैं मास को लिख सकता हूँ मास इज gr²/g। तो अगर मेरे को अर्थ का रेडियस पता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, तो मैं मैथमेटिकली अर्थ का मास निकाल सकता हूँ कि अर्थ का मास कितना होगा कैलकुलेशंस के साथ। अर्थ को उठाने वाला तो कोई काम नहीं है, तो हम उठा के नहीं देख सकते, हमें मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा किसी वे में। सिमिलरली अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लोगे तो सन का मास भी निकाल सकते हो। ये तो मास मेजरमेंट के मेथड हो गए। डिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं, जैसे मैं बोलूं से जालंधर के टीवी टावर की हाइट बताओ कितनी है, वो जो नकोदर रोड पे, कैसे निकालोगे अपने घर से टीवी टावर की हाइट? ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? सर थीटा मेजर कर लेंगे और लीनियर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो सर वो tan थीटा से निकल जाएगा। सर वो नीचे का डिस्टेंस निकाल। मान लो ये आपका घर H, ये आपका घर है, ये जालंधर की टीवी टावर है। आपके पास कोई मेथड है ये डिस्टेंस निकालने का? ये कैसे निकालोगे? रास्ते में बाकियों के घर नहीं आ रहे, ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? या मान लो मैं आपको कहता हूँ अमृतसर से लाहौर की टावर का डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालोगे? कि टावर तो लाहौर में है, उसका डिस्टेंस निकालना है। सर अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि अमृतसर और लाहौर का डिस्टेंस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में शायद हो जाए। कैसे? जैसे अमृतसर और लाहौर का जैसे 2 किलोमीटर में डिस्टेंस है वो और वो एरर कंसीडरेशन। कितना बड़ा आ जाएगा? सर मैं मतलब थोड़ा सा एक तरीका हो सकता है पर एरर तो आएगा इसमें। नहीं तो कोई ऐसा तरीका बताओ ना जिसमें एरर ना आए। सर गूगल मैप से सैटेलाइट मेजर कर मेजरमेंट्स सकते ऑफ हैं। गूगल मैप से मेजर करोगे? अच्छा, गूगल मैप ऐसे काम कैसे करते हैं पता है? जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट। जीपीएस कैसे मेजर करता है डिस्टेंस? सैटेलाइट से करता है, टॉवर से करता है? जो आपका मोबाइल लोकेशन आती है या आप किसी की लोकेशन चेक करते हो, वो थ्रू सैटेलाइट हो रही है या थ्रू मोबाइल टॉवर्स हो रही है? थ्रू मोबाइल का टू सैटेलाइट। थ्रू मोबाइल टॉवर टू सैटेलाइट। अच्छा, Because ऐसा the tower senses your mobile na, then gives the detail to satellite. हमें 3 टॉवर से उसका डिस्टेंस चाहिए होता है। आपके मोबाइल का बेसिकली हम 3 नियर बाय टॉवर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो उससे आपको एक प्रिसाइज डिस्टेंस पता चल जाता है आपकी लोकेशन का। मतलब मान लो ये वैसे इसका पार्ट तो नहीं है हमारे इस साल के सिलेबस का, कि यहाँ पे एक टॉवर है, हमें पता है कि आप टॉवर से एट अ डिस्टेंस आर पे हो। एक टॉवर अगर है तो उसको सिर्फ ये पता चलता है कि आपका टॉवर से डिस्टेंस आर है। अब आप आर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हो, तो मतलब आप इस पूरे रीजन में कहीं भी हो सकते थे, तो ये आपकी लोकेशन तो नहीं आई। आप एक दूसरी टॉवर लेते हो, उससे भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो, एक और टॉवर ली, उससे डिस्टेंस मेजर किया, तो आपको पता चला कि आपका डिस्टेंस जो है इस टॉवर से R1 है। एक टॉवर से डिस्टेंस R है, दूसरी टॉवर से जो डिस्टेंस है दैट इज R1। ऐसे तो मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन रीजन है, आप यहाँ पे कहीं पे हो। तो अगर मैं एक तीसरी टॉवर भी ले लूं तो आपका ये प्रिसाइज लोकेशन पता चल जाती है आप कहाँ पे हो। तो जीपीएस ऐसे काम करते हैं, द मेजर। अब नॉर्मली जैसे कई बार ये होता है कि सब लोग बोलते हैं कि डिफरेंट फोन्स जैसे आते हैं, मतलब देखने में तो सारे एक जैसे लगते हैं आजकल से। आपके पास से एक 10,000 का मोबाइल फोन है, एक से 80,000 का फोन है, देखने में वो एक जैसे हैं। सर्किट में डिफरेंस क्या होता है?
स्विचिंग सर्किट जैसे होता है। स्विचिंग सर्किट होता है जैसे आप चल रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब यहाँ से जालंधर से अपने घर से कहीं जा रहे हो, तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपका मोबाइल किस टॉवर के साथ उस टाइम कनेक्टेड है, वो टॉवर्स चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग आपकी पोजीशन कौन सी है, वो सेम टॉवर से कनेक्टेड नहीं रहता। तो जब उसने एक टॉवर से दूसरे टॉवर में स्विच करना होता है उसको हम बोलते हैं स्विचिंग टाइम। अब स्विचिंग सर्किट जो होता है दैट इज अ कॉस्टली, तो अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव फोन बनाना है, आप स्विचिंग सर्किट अच्छा ना लगाओ तो बीच उसका नुकसान ज्यादा नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ज्यादातर टाइम। तो स्विचिंग सर्किट इतना, मतलब अगर आपका अच्छा नहीं है फोन के अंदर तो सिर्फ इतना होगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है बीच में 5 to 7 सेकेंड्स एक ऐसा टाइम आए जब आप किसी भी टॉवर से कनेक्टेड नहीं थे, कि एक टॉवर से आप डिस्कनेक्ट हो गए, दूसरे टॉवर से भी आप कनेक्ट हुए नहीं हो, तो वो स्विचिंग टाइम है। तो वो चलते हुए आपको पता नहीं चलेगा अनलेस आप बहुत सारा दिन आपका फोन नहीं बचता रहता। तो बीच में वो थोड़ा सा एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम आ सकता है, फ्यू सेकंड्स व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड। वही अगर अच्छा फोन है आपके पास, स्विचिंग सर्किट उसमें अच्छा लगा है तो इट मे बी इन से मिली सेकेंड कि बहुत जल्दी स्विच कर जाएगा। तो वो अलग चीज है, दैट्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हम करते हैं। ये तो चलो इसका मेथड हम टॉवर का कल करेंगे कैसे करना है। बहुत छोटे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। सर ये बहुत तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकल जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या निकल जाएगा? सर रेडियस वगैरह निकल जाएगा, साइज पता लग सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज करते हो आप। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? सर एटम्स का साइज मेजर करने को सर वो माइक्रोस्कोप से थोड़ा शायद देखते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ फार ऑफ स्टार्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए यूज नहीं होती, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन इनवर्स कोएलॉ। वो तो मतलब ऐसे स्टार्स का डिस्टेंस निकालते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से व्हिच आर मोर देन 100 लाइट ईयर्स अवे। एटम का साइज नहीं निकाल सकते आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है व्हिच डील्स विद द रेडिएशंस, लाइट, उस तरह की चीजों से जो डील करती है। सर एक मेथड होता तो है वो एटॉमिक रेडियस मेजर करने का, उससे हो सकता है। ऑब्वियसली होता है, तभी तो मैं पूछता हूँ, अगर होता ना तो मैं पूछता ही क्यों। तो हम बेसिकली कल से जो करेंगे दैट इज मेजरमेंट टेक्निक्स। अब जो हमने पहले 2 लेक्चर्स में यूनिट्स किया उसका कोई रोल नहीं है, डायमेंशंस का कोई रोल नहीं है। कल से जो है दैट्स अ टोटली फ्रेश टॉपिक, हाउ टू मेजर डिस्टेंस, हाउ टू मेजर मास, हाउ टू मेजर टाइम। 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। टाइम को हम सबसे ब्रीफ में पढ़ेंगे बिकॉज टाइम मेजरमेंट की कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल वॉच है कि आप वॉच के साथ टाइम मेजर करते हो। वॉच डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, इट कैन बी मैकेनिकल वॉच, इट कैन बी क्वार्ट्ज और इट कैन बी एटॉमिक क्लॉक। सो उसमें सिर्फ नाम ही लिखने हैं। हमने जो टेक्निक्स पढ़नी है दे आर ओनली मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ मास, कि मास कैसे मेजर हो सकता है और लेंथ कैसे मेजर हो सकती है। स्कूल के सिलेबस में 4 मेथड हैं बट हम 7-8 कर देंगे जितने मतलब रिक्वायर्ड है हमारे, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं अलग अलग स्कूल में अलग अलग मेथड करा देते हैं, तो हम सारे कर लेंगे कि आप किसी भी स्कूल में हो अपने मेथड सारे किए हो। सर असाइनमेंट आएगी आज की? नहीं आज कोई नहीं आएगी, पीछे की खत्म कर लो, उसमें जो भी अगर आपको डाउट है तो मेरे को भेज देना, आज नई असाइनमेंट नहीं आएगी। सर डाउट्स कितने बजे भेजें आपको? भेज दो जितने बजे मर्जी, व्हाट्सएप पे डाउट्स आप भेज सकते हो, मैं जब मेरे पास टाइम होगा मैं उसको सोल्यूशन भेज दूंगा। कुछ लोगों ने आज मेरे से पूछे थे तो उनको मैंने सोल्यूशन करके भेज दिए थे जो उन्होंने मेरे को पर्टिकुलर डाउट्स पूछे थे। ओके सर। कल करते हैं इसके आगे। सर लॉग की वैल्यू